कई सारी गलतियाँ और दुर्भाग्यपूर्ण गलतियाँ त्रुटियाँ रह गई। मैं उनकी सूची नहीं गिनाऊंगा, लेकिन कई स्तरों पर हैं, वो नहीं होनी चाहिए। और कुछ नहीं तो सिर्फ इसके लिए इसका दूसरा संस्करण करना चाहिए। मैं ओम प्रकाश जी को साधुवाद दूंगा और बड़ा होने के नाते थोड़ा आशीर्वाद। धन्यवाद केदार जी। जैसा कि केदार जी ने कहा और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, आखिरी बात करने का अधिकार सिर्फ नागौर के एक है, इसलिए लेकिन एक बात मुझे कहनी है, पहले मैं कह देता हूँ। बातें हम घूम फिर करके वही करते हैं, लेकिन जैसा कि भारतेंदु ने खुद सत्य हरिश्चंद्र नाटक में लिखा, जो उन पर भी लागू होता है कि प्यारे हरिश्चंद्र की कहानी रह जाएगी। तो हरिश्चंद्र कितने बड़े थे इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी कहानी, हरिश्चंद्र की कहानी तब तक रहेगी जब तक हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और ये हिंदुस्तान रहेगा, और भारतेंदु कभी मिट नहीं सकते। अब मैं नामों दिन से अनुरोध करूँगा। समारोह के अध्यक्ष केदारनाथ जी, पांडे जी, सोमनाथ जी, ओमकांत जी, ओम प्रकाश, हरिश्चंद्र जी, रविंद्र जी और मित्रों, मुझे अंत में रख करके ये बता दिया कि मेरी जगह परिशिष्ट की तरह से है। मुझे याद आता है राजगोपालाचारी का एक वक्तव्य पुराने राज्य मद्रास में मुख्यमंत्री रहने के बाद की आज़ादी के ठीक बाद की घटनाओं में से उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल गवर्नर बनाया गया था। तो किसी पत्रकार ने पूछा कि अब आपको मुख्यमंत्री के बाद गवर्नर होने को कैसा लग रहा है? तो राजा जी ने अपने ठेठ अंदाज में कहा कि दे हैव किक्ड मी अप, उन्होंने किक अप किया है, ठोकर मार के मुझे ऊपर पहुंचा दिया। दे हैव किक्ड मी अप, कुछ यही सलूक मेरे साथ किया गया। बड़ा मुझे खुशी है, और औरों की तरह से मैं भी ओम प्रकाश को वह कार्य करने के लिए बधाई देता हूँ जो काशी के का ही हक था। और पहली ग्रंथावली भी प्रजनदास ने तैयार की थी, वो भी काशी के थे। और ये अभी तक जो अंतिम ग्रंथावली भारतेंदु की है वह भी काशी के ओम प्रकाश ने ही किया। और हरीश चंद्र ने अपना नाम सार्थक कर दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बहुत सी रचनावलियाँ उन्होंने छापी हैं, और यह है कि अपना नाम ये हरीश चंद्र लिखते थे। दोनों सही है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग। कायदे से तो संस्कृत से हरि और चंद्र बनेगा, हरिश्चंद्र ही चलता है, हरिश्चंद्र छोटे में लिखा जाता है। और हरीश जब होता है तो उसके बाद चंद्र नहीं हुआ करता है, हरीश के साथ कोई और लगाया जाता है, हरि और ईश से भी संधि बनेगी। तो ये हरीश भी हैं और चंद्र भी हैं। इन्होंने भी एक प्रकाशक की भूमिका अदा करके, यद्यपि जैसा कहा गया कि ग्रंथावलियाँ छापना एक व्यवसाय हो गया है, लेकिन व्यवसाय भी कई तरह के होते हैं। व्यवसाय में भी उत्तम व्यवसाय भी होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिल्ली में आज 9 सितंबर
हरिश्चंद्र के नाम से याद किया जा रहा है। तारीख आई बीत गई होती, चली गई होती, और साहित्य अकेडमी जैसी या दूसरी संस्थाओं में से किसी को चिंता न होती कि हरिश्चंद्र की 9 तारीख जन्मतिथि हो मनाया जाना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, और ये साल भी चला गया होता अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनावली न आई होती, तो आज 9 तारीख को दिल्ली में उन्हें याद करने वाला कोई नहीं था। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे बहुत पुरानी बात याद आती है। 1950 में जब हरिश्चंद्र की जन्मशती थी, तो आप में से शायद कुछ लोग अगर हों तो वो दिन याद होने आए। इलाहाबाद में जब संगम पत्रिका निकलती थी, धर्मवीर भारती ने बहुत अच्छा अंक निकाला था और लेख लिखा था। वो लेख प्रकाशित भी है धर्मवीर भारती का कहीं। और गंगा के किनारे महादेवी जी ने एक वो निराला जी के लिए बना रखा था, वहाँ भारतेंदु की जयंती मनाई गई थी। इत्तेफाक से मैं इलाहाबाद गया तो गोष्ठी मौजूद था, और बनारस में बहुत बड़ा समारोह भारतेंदु की जन्मशती को मनाया गया था। वो पहला अवसर था 100 साल के बाद, जिस तरह से भारतेंदु को लोगों ने याद किया था। आज़ादी के ठीक बाद हिंदी को लेकर के जो उत्साह था, उस उमंग में मनाया गया था। 150 साल जब बीत गए 2000 में, किसी पत्रिका ने भी उन्हें याद किया हो, मुझे याद नहीं है। मैंने आलोचना नए सिरे से 2000 में मैंने प्रकाशित की थी, और उसमें भारतेंदु पर विशेष अंक निकालते हुए एक लेख जो उनका, जिसकी चर्चा, उसका नाम आज नहीं लिया गया, ध्यान में लोगों के रहा होगा, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो। ये ऐतिहासिक भाषण बलिया के किनार की है, बलिया के मेला में उन्होंने दिया था। अंग्रेज कलेक्टर की अध्यक्षता में भाषण किया था, और वो अद्भुत लेख है। उस लेख पर कई लोगों ने अंग्रेजी में लिखा है। सुधीर चंद्र ने लिखा उसके बारे में, अनेक इतिहासकारों ने उस लेख को, मेरा ख्याल है कि स्टुअर्ट मैकग्रेगर ने उसके बारे में लिखा है। वो इतना ऐतिहासिक महत्व का वो भाषण है, जो 1885 में उन्होंने अंग्रेज कलेक्टर की अध्यक्षता में दी थी, और महीन तरीके से अंग्रेजी राज के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, जो कुछ व्यंग में, कुछ हास्य में, और दूर तक इशारे करते हुए, और उसमें उस समस्या के बारे में कहा था जो समस्या आज भी ज्वलंत है, हिंदुओं और मुसलमानों को हिंदी उर्दू के संबंध की ओर इशारा किया था, विविधता की बात की थी। वो ऐतिहासिक भाषण भारतेंदु का अंतिम भाषण है। उसके 2 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मैं कह रहा था कि इसलिए 150 साल हुए, लेकिन किसी अखबार ने, पत्रिका ने याद नहीं किया, अपने पत्रकार को नहीं याद किया अखबार। इसलिए उसके बाद आज दिल्ली में, त्रिवेणी में, इस ग्रंथावली के माध्यम से जो सहृदय समाज, प्रबुद्ध समाज इकट्ठा हुआ, ये रिपोर्टिंग करने वाले जो भी करें, लेकिन एक ऐतिहासिक क्षण है आज का 9 सितंबर को याद किया जाना और श्रेय दिया जाना चाहिए, जिसमें ओम जी मौजूद हैं। इसलिए एक पूरा जो बौद्धिक समाज है, जो भारतेंदु का व्यक्तित्व था, मुझे भारतेंदु का व्यक्तित्व समूचे आधुनिक हिंदी साहित्य में बेजोड़, अद्वितीय, अनूठा लगता है। अभी बंधु केदारनाथ जी ने कहा, राहुल जी का हवाला देते हुए, कि वो राहुल जी पुष्किन जैसा उन्हें मानते थे, और आधुनिक रूसी साहित्य में इसमें कोई शक नहीं। मुझे भारतेंदु लगभग जो भूमिका अदा की है, वो हिंदी के शेक्सपियर हैं, नाटककार हैं। जो काम शेक्सपियर ने किया था, वो काम किया उन्होंने, और आधुनिक हिंदी का आरंभ, अपनी डायरी में उन्होंने एक वाक्य लिखा था, इसे हम लोग भूल जाते हैं। हिंदी नए चाल में ढली,
एक तारीख को उन्होंने नोट किया है कि इस दिन हिंदी नए चाल में ढली, और वो हिंदी जो नए चाल में ढली ब्रजभाषा की उस पुरानी परंपरा के बाद, जिसको तथाकथित मध्यकाल कहते रहे हैं, रीतिवाद वगैरह कहते हैं, उससे हट करके सोचिए 1850 में वो पैदा हुए थे, 57 में, और गहरा संबंध होना चाहिए। 7 साल की उम्र में उन्होंने गदर को देखा था। उससे एक नया भारत शुरू होता है, और उसके साथ और नहीं तो अन्य भारतीय भाषाओं के साथ भी हुआ होगा। तो 19वीं शताब्दी में पूरे भारत एक नया भारत हुआ। बांग्ला में हुआ है, मराठी में हुआ है, उर्दू में हुआ है। ये वही दौर है, मीर गालिब के साथ एक नया जमाना शुरू होता है। इसलिए वो हिंदी भाषा ही नहीं बल्कि हिंद एक तरह से नई चाल पे ढला है, और इस ऐतिहासिक बोध की का वो अग्रदूत बनकर के आए थे भारत हिंदू। और ऐसा अग्रदूत जो अनूठा, मैंने शेक्सपियर या पुष्किन का जब नाम लिया था तो अपने जीवन में भी मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग 100 साल जी जाते हैं साहित्यकारों में भी, लेकिन इतनी छोटी उम्र कुछ काशी के बड़े साहित्यकारों को कुछ ऐसी ही उम्र मिली। जयशंकर प्रसाद को भी ज्यादा लंबी नहीं मिलती, 40 से नीचे ही थी। 37 गिनती कीजिए, लेकिन लगभग भारत में तो कुछ और थोड़ी मिल गई थी, 6 लोग से उनकी भी मृत्यु उनकी भी थी। तो इतनी कम उम्र में ऐसा रंगीन, क्रांतिकारी, बहुमुखी और साहस का काम, मैंने जो शेक्सपियर और पुष्किन के सिलसिले में कहा है, भारतेंदु की कल्पना मल्लिका के बिना अधूरी है। और खुलेआम जो प्रतिभा जी का प्यारे हरिश्चंद्र जो किताब आप पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा कि डंके की चोट उन्होंने रखेल की तरह नहीं रखा था, मल्लिका को अपनी पत्नी कहा था, पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। उस समय हिंदू को शादी विवाह तक तो करने का हक था ही, तो मुसलमान को नहीं, सबको भी था। और छिपा करके नहीं रखा, उन्होंने अपनी पत्नी से भी नहीं छिपाया। वो पर्दे में, और उसका पत्र दिया गया है मल्लिका को, बहुत अच्छा काम किया है। ओम प्रकाश ने कि उस पत्र को दे दिया है जो मल्लिका को लिखा है। जैसा कहा गया, शायद ही उस दौर का कोई दूसरा साहित्यकार हो किसी भी भाषा का, संस्कृत अंग्रेजी के साथ भारत की इतनी भाषाओं को जानता हो। बांग्ला में भी कोई नहीं है, मराठी में नहीं, गुजराती में नहीं, किसी भारतीय भाषा में ऐसा साहित्यकार जो भारत की इतनी भाषाएं जानता ही नहीं हो, जिसने उनको सब में लिखा हो। और इसलिए लिख सकते थे कि काशी नगरी उन्हीं नगरियों में से थी जहाँ सारे भाषाभाषी मिलते हैं। आज भी बनारस में आपको सभी भारतीय भाषा बोलने वाले लोग और उनके साहित्यिक कलाकार आपको मिलेंगे, उनके नाम पर मोहल्ले। महाराष्ट्र मंडल भी है, जंगमवाड़ी पर भी है, बांग्ला का पूरा मोहल्ला है, मलयालम बोलने वाले लोग, उर्दू वाले एक तिहाई उर्दू भाषी लोग हैं। और नज़ीर साहब तो थे ही हमारे यहाँ, उर्दू के शायर थे, कई उर्दू के शायर। भारत की सभी भाषाएं, यानी काशी एक तरह से छोटा भारतवर्ष है। इसलिए भारत दुर्दशा जो आदमी कहता है तो काशी में ही वो रहते हुए पूरे भारत को देखा, अपने अंदर भारत समझ हुए थे। इसलिए मैंने कहा कि अनूठा ऐसा बड़ा व्यक्तित्व, सर्वसमावेशी, समूचे हिंदी साहित्य मुझे दूसरा नहीं दिखाई पड़ता। विधाओं की दृष्टि से कोई विधा बची नहीं। हिंदी में नाटक शुरू नहीं हुआ होता, मैंने जब शेक्सपियर कहा है पुष्किन के बजाय, तो इसलिए कि आधुनिक हिंदी का आरंभ नाटकों से किया है, और नाटक समग्र कला है। कविता भी है उसमें, कथा भी है उसमें, मंच पर सारा का सारी कलाएं आती हैं। और स्वयं वो अभिनय किया करते थे। प्रसाद जी ने अभिनय तो नहीं किया,
नाटक लिखा जरूर, लेकिन उनके सामने जयशंकर प्रसाद के सामने भारतीयों का आदर्श था, ज्यादा से ज्यादा विधाएं वो लिख सके। और इसलिए ऐसा भरा पूरा अनूठा रंगीन समग्र व्यक्तित्व समूचे साहित्य में हमारे दूसरा मुझे नहीं दिखाई पड़ता है, जो उचित ही है। और जो हवाला दिया गया उस बस्ती में व्यक्तित्व की उनकी जो स्वाभिमान होता है, आप सोचिए जनता के रूप में तारा और चांद दो ही तो होता है, तो राजभक्त होने के कारण तो श्री प्रसाद जी जो उनके गुरु तुल्य थे वो सितारे ही थे। भारतीय जनता ने उनको हरिश्चंद्र को भारतीय बनाया था, वो भारत के हिंदू। एक आदमी हिंद का सितारा कहा गया सरकार की नजरों में, तो लोगों ने इनको कहा कि ये भारत का हिंदू है, चांद है हमारा। तारे टिमटिमाते रहेंगे, लेकिन चांद जो है भले ही चूंकि उतनी उम्र नहीं मिली थी, भरा पूरा चांद नहीं था, वो दूध का चांद था, छोटी को लेकर। ये जनता ने कोई नहीं कहा था। और उसी भारतेंदु ने कि जो व्यक्तित्व का, जैसे मैंने कहा कि शख्सियत बहुत बड़ी चीज है, जो लिखा उन्होंने उन विधाओं की चर्चा में बहुत ब्यौरे में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं व्यक्तित्व की हरिचंद सीधे हम सीधे न सो, बाके महा बाके न सो, हरिचंद नगद दमादा अभिमानी। ये जो स्वाभिमान था उनमें हरिचंद नगद दमादा अभिमानी के। और वैसी ही अपनी उनके दो सबर और रानी कहते खड़ी बोली में नहीं लिखा, ये कसक रही, 4-5 कविताएं कुछ थी, लेकिन जो ब्रज है उनकी वो लगता नहीं कि ब्रज की है, वो खड़ी बोली से मालूम होती है। जो कहा गया कि मरे हुए आंखें खुली ही रह जाएंगी, हाय प्राण प्यारे बिना दरस तुम्हारे, भरे दरस तुम्हारे बिना, मरे हुए आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। खड़ी बोली जैसी नहीं लगती, ब्रज भाषा लगती। अंतिम जो पत्र लिखा था उन्होंने महाराज काशी नरेश को, बड़ा घनिष्ठ संबंध था, स्वाभिमान रहते हुए काशी नरेश उनसे मिलने नहीं आए। आज नो जो न मिले तो कहा हम तो। श्री शंभुनाथ जी, ओम प्रकाश जी, डॉक्टर महेंद्र पांडे साहब, श्री तरुण जी और सभा में उपस्थित विद्वजन, आचार्य शुभ ग्रंथावली के प्रकाशन के बाद हम लोग काफ़ी उत्साहित हुए हैं और उस काम की काफ़ी सराहना भी हुई, जिसमें थानी साहब का भी बहुत हो रहा है। हालांकि अब कारण उन्होंने कह दिया था कि मैं आऊँगा नहीं, इसलिए कि लोग सोचते हैं कि पता नहीं तुम्हारी किताबों के बारे में इतना क्यों लिख दिया गया। उन्होंने उसे कहा कि आप लिखिएगा मत, लेकिन आइएगा जरूर। तो खैर डॉक्टर केदारनाथ सिंह जी ने जिस उसके बात की तरफ इशारा किया है, आचार्य शुभ ग्रंथावली का भी दूसरा संस्करण जल्दी ही आने जा रहा है और भारतीय हरिश्चंद्र ग्रंथावली का भी हम दूसरा संस्करण 1 साल के अंदर छापेंगे और जो भी गलतियां उसमें गई हैं जल्दबाजी के कारण थोड़ा, उसको हम पूरी तरह से दूर करने का प्रयत्न करेंगे। और हम लोग कोई नागरिक उच्चारणी सभा नहीं है या संस्था नहीं है, एक व्यक्तिगत हस्तक्षेप से चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मेरे मन में ये है कि जो पुरानी चीज़ें हैं जिसको पाठक तक, जैसे नागरिक उच्चारणी सभा का था, तमाम चीज़ें विलीन हो रही हैं, जो चाहिए वो पाठकों को मिल नहीं पाता, मेलों में नहीं मिल पाता, दुकानों पे नहीं मिल पाता, दिल्ली में अगर आप खोजिए तो बाहर की कोई किताब दिल्ली में नहीं मिल पाती। उससे मेरे मन में एक बात है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें जो प्राचीन, जो संग्रहित हो सकें या जो पहले की हैं, हालांकि कॉपीराइट फ्री नहीं ही है, चाहिए उसमें और भी चीज़ें आएंगी, उसको मैं संग्रह करके, या ओम प्रकाश जी जैसे लोग हमारे सहयोगी हैं उनके माध्यम से इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका आशीर्वाद प्रकाशन संस्थान के लिए धन्यवाद। खड़े करके
थानवी साहब आराम से खींचो आराम से खींचो वीडियो बोले 2 मिनट सर। अबे ये भी बोलो कि मुस्कुराए कि नहीं। खाने लगे क्या बोल रही क्या लगा